नमस्कार। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी सनातन प्रेमियों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा सादर प्रणाम। और एक बार फिर हर्ष का विषय है, महाकुंभ का पर्व है। तो महाकुंभ के हर्ष के साथ और सनातन के उत्कर्ष के साथ चलिए करते हैं स्वास्थ्यमेव जयते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेहत की और हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए मौजूद हैं इस समय डॉक्टर एस पांडे। आप अस्थि रोग विभाग बीएचयू में कार्यरत हैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए करते हैं उनसे मुलाकात। डॉक्टर पांडे, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और अभी बात करें अगर जोड़ों की, जैसा कि आज हमने विषय भी चुना है अपना, तो सबसे पहले तो जोड़ हैं क्या ये हम समझना चाहते हैं कि जोड़ जो हमारे शरीर के हैं, एक तो जोड़ घटाना होता है जिसमें हमारी जिंदगी उलझी पड़ी है, और एक शरीर के जोड़ हैं जो कम उलझा के नहीं रखे हमें। तो जोड़ हैं क्या? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जी। ये यूजुअली जो है हमारा जो शरीर है जी। उसमें एक स्केलेटन सिस्टम होता है। उस स्केलेटन सिस्टम में बोन और जॉइंट्स जी। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को। और इस स्ट्रक्चर में जो जॉइंट है उसका काम जो है वो मूवमेंट का होता है। और क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो है मूवमेंट। चाहे वो जो भी प्राणी हो, उसका हर एक प्राणी में आप देखिएगा बिना मूवमेंट वाला व्यक्ति आपको कहीं या कोई प्राणी आपको नहीं मिलेगा। तो मूवमेंट आज की डेट में बहुत ही मूवमेंट बहुत ही अनिवार्य है किसी भी प्राणी के लिए। तो उस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाला अगर कोई पार्ट है तो वो है जॉइंट। जी। तो मुझे लगता है कि जॉइंट्स की जब बात की जाए तो मूवमेंट अपर लिम्ब में भी होते हैं, अपर बॉडी में भी होते हैं, लोअर बॉडी में भी होते हैं। जी। तो अपर बॉडी के कई सारे जॉइंट्स होंगे लिम्ब में और कई सारे लोअर लिम्ब के जॉइंट्स होंगे। बिल्कुल। और सबका काम जो है वो मूवमेंट में अपने को फैसिलिटेट करना, शरीर को फैसिलिटेट करना। जी। तो जाहिर है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जोड़ों की हमारे शरीर में, क्योंकि अगर जोड़ हैं तो ही हम जड़ नहीं हैं, चेतन हैं। और इसीलिए इसे स्वस्थ रखना, इसे बनाए रखना कि इसका मूवमेंट सही तरीके से हो, ये इसकी जानकारी सभी के पास होनी ही चाहिए। तो आज इसी विषय पर अपने ज्ञान को हम विस्तार देंगे। और जो जोड़ों की बात करें तो ये जोड़ किसी न किसी उम्र के पड़ाव पर हमें परेशान बहुत करते हैं। और पहले माना जाता था कि ये वृद्धावस्था के लक्षण है, बुढ़ापे के लक्षण है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से या जिस भी वजह से ये जोड़ के दर्द हमें बहुत अर्ली एज में इसके साइंस मिल रहे हैं। जो कि इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत कुछ है और उसमें एक कारण जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है लगभग 40 वर्ष के बाद के जो लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, पायोजेनिक आर्थराइटिस, सोरियाट्रिक आर्थराइटिस, ऐसे कई तरह के आर्थराइटिस के प्रकार हैं जिनमें जो है वो आर्थराइटिस जिसको गठिया कहा जा सके तो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जोड़ जो है वो अफेक्टेड होते हैं। जी। और इनके कारण कई हैं और कारण के साथ में कई प्रकार से इनका इलाज भी किया जाता है। जी। तो फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका है अस्थियों के संबंध में और विशेषकर जोड़ों के संबंध में? तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी के माध्यम से बड़ी से बड़ी जटिल समस्याएं जो जोड़ों से जुड़ी हुई हैं, इवन जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनसे भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी उपचार संभव है। जी, जोड़ों की जो समस्या है ये कई तरह से आ जाती हैं, जिसमें एक आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस के बारे में हमने बताया कि कई प्रकार होते हैं आर्थराइटिस के, और उन कई प्रकारों में चाहे वो सेप्टिक आर्थराइटिस हो, पायोजेनिक हो, इनके ट्रीटमेंट के लिए सब फर्स्ट अप्रोच पर्सन जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब हम जॉइंट के वापस रीमॉडलिंग स्टेज में पेशेंट नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाए तो उनके लिए फिर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। जी। जॉइंट्स जो हैं वो ट्रोमा के केसेस में भी एबनॉर्मल मोबिलिटी के कंसर्न में आ जाते हैं, उनका मूवमेंट जो है एबनॉर्मल हो जाता है, रेंज ऑफ मूवमेंट रिड्यूस हो जाते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट ही ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद जी जॉइंट की जो नॉर्मल मोबिलिटी है उसको लाने के लिए अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब नॉन ट्रोमेटिक केसेस की बात की जाए, डिजेनरेटिव कंडीशंस जॉइंट के जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, तो उनमें फिजियोथेरेपी में मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, आज के डेट में ऑस्टियोपैथी टेक्निक जिसके थ्रू मिस अलाइनमेंट जो भी हमारे बॉडी का गड़बड़ हो चुका होता है जिसकी वजह से एबनॉर्मल वेट पड़ रहे होते हैं किसी एक जो पर्टिकुलर जॉइंट के किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, उसको करेक्ट करने का कार्य करती है। और फिजियोथेरेपी के अलावा फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ भी हैं। इस इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ में बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जो कि जॉइंट में जो एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, जैसे साइनोवियल फ्लूइड की जो सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो साइनोवियल फ्लूइड के सिक्रीशन को लगभग बढ़ाने का काम करती है और उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एज के साथ में जी। तो विस्कोसिटी मीन्स लाइक चिकनाई जो है वो खत्म होने लगती है, तो वो भी इनहेंस करने का कार्य करती है। अच्छा। उसके साथ में अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया आर्थराइटिस की वजह से, तो उस इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने का कार्य करती है जी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है और जोड़ों के लिए तो मुझे लगता है कि लगभग 100% सफल है, किसी भी केस में सफल है। और जब सर्दियों के मौसम की हम बात करते हैं तो इस समय ऐसा माना जाता है कि जितने जोड़ होते हैं, जो पुराने दर्द भी होते हैं, जितनी चोटें लगी होती हैं, वो इसी समय कराहने लगती हैं। ऐसी क्या वजह होती है कि ये दर्द बढ़ जाते हैं इस समय में? इसका एक क्या होता है कि दर्द में जब हम लोग पेन असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हर एक पेन का अपना एक क्लाइमेटिक फैक्टर होता है जी। विंटर सीजन में जो पर्टिकुलर क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री तक, जहाँ तक मैंने सुना है जी, सियाचिन तक में चला जाता है। और नॉर्मली जब हम उत्तर भारत की बात करें तो ये 11 डिग्री के आसपास में तो आ ही जाता है जी। अब जब टेम्परेचर धीरे धीरे जब डाउनग्रेडेड हो रहा है तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है वो कोल्ड के एक्सपोजर में आकर के उनके अंदर सिकुड़न पैदा होती है जी। और ये जो सिकुड़न है वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे वो कम कर देती है। खून की नली भी जो है वो सिकुड़ जाती है, मांसपेशियां भी जो है सिकुड़ जाती है, आदमी की मोबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है जी। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है जॉइंट के अंदर, तो वहाँ पे पेन का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पैथोलॉजी, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये उनको ठंडी के समय में ही हुई, उसके पहले की ही थी, लेकिन क्या होता है कि पेन का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो ठंड के समय में बढ़ जाता है, खून के नली के संकुचन के वजह से बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में सजेशन तो यही दिया जाता है, ऐसे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर बाकी जो जिस भी प्रकार के जो आर्थराइटिस के पेशेंट हो, कि मूवमेंट जरूर करें और ठंड में तो और ज़्यादा मूवमेंट करें। तो इसी नाते जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करें। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, कस्टम मेड होती हैं, पेशेंट के अनुसार जो है वो उनको एक्सरसाइज बताई जाती है जब उनका परीक्षण कर लिया जाता है और उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। और स्थिति जो है वो हम लोग पेशेंट के मसल स्ट्रेंथ के ऊपर, उसके मिसअलाइनमेंट को जज करके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके आधार पे हम लोग कस्टमाइज करते हैं उनके एक्सरसाइजेस और उसके करने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और ठंड में तो जो समस्या बढ़ती है उसमें तो फिजियोथेरेपी मान करके चलें कि बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है जी। और लोग ऐसा मानते हैं कि फिजियोथेरेपी करवाने जाएंगे तो लंबे समय के बाद आराम मिलेगा, लेकिन फिजियोथेरेपी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ चुकी हैं। तो आज के समय की क्या स्थिति है? दर्द से आराम कितने समय में मिल जाता है लगभग? स्थिति जो है वो सारा कुछ डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर जी। अगर कोई मरीज है जो कि
फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन कर ले जी, और उनके सुझाए हुए एक्सरसाइज को टाइमली करे और जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी अक्षरशः फॉलो करे तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सकता है जी, अब कैलकुलेशन की बात की जाए तो देर इज नो एट सच कैलकुलेटिव थिंग्स। ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का एक थॉट प्रोसेस होता है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो फिजियोथेरेपिस्ट को करना है। दैट मीन्स कि अगर हम फिजियोथेरेपी सेंटर में जा रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट ही जो करें सो करें, घर पे जा करके हम कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे, घर पे जा करके हम वैसे ही रोजमर्रा वाली ही स्थिति में रहेंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर और सलाह जो दी जाए उसको आधा अधूरा मानेंगे, कुछ अपनी भी चीजें रख लेंगे कि ये चीज नहीं करना है, ये हम कर नहीं पाएंगे या ये एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में उतना आराम नहीं मिलता है जी। लेकिन जब एडवांसमेंट की बात की जाए तो एडवांसमेंट में फिजियोथेरेपी में चाहे वो मोडालिटीज की बात हो, बहुत अच्छी अच्छी मोडालिटीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं आज के डेट में। और ये जो मोडालिटीज़ हैं उन मोडालिटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये आप ऐसा समझ लें कि जब भी मॉडर्नाइजेशन का टाइम आया, शुरुआत जो है वो एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से हुई। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में बहुत ही फेमस और चर्चित एक मोडालिटी है जो ट्रीटमेंट के यूज़ में की जाती है, वो है टेंस थेरेपी। इसके बाद में फिर IFT थेरेपी एक इलेक्ट्रिकल मोडालिटी है। ऐसे कई तरह के लगभग 15,000 तरह के इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, जिनका काम जो है वो सिर्फ थेरेपेटिक में नहीं, थेरेपेटिक के साथ में डायग्नोस्टिक यूज़ में भी मेडिकल साइंस में यूज़ किया गया। साथ में लेज़र थेरेपी है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी है और लेज़र के भी कई प्रकार के आ गए। आज के टाइम में हाई पावर लेज़र भी आ चुका है। तो जिसको कहा जाए कि मोडालिटीज़ के वाइज भी फिजियोथेरेपी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा सशक्त है और क्विक पेन रिलीफ देने में भी इफेक्टिव रिस्पॉन्स प्ले करती है। और बहुत तरह की टेक्निक्स भी हैं जिसको फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जी। और अपनी सनातनी परंपरा में माना जाता है कि एक बात पे बहुत जोर दिया जाता है कि जीवन शैली ऐसी हो कि स्वास्थ्यवर्धक हो और सेहतमंद जिंदगी हमारी हो। इसी के लिए सूर्य नमस्कार पे जोर दिया जाता है। सूर्य नमस्कार को लेकर के एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सूर्य नमस्कार को लेकर के, योग को लेकर के, योग की जितनी भी मुद्राएं हैं वो सारी मुद्राएं जो हैं वो अगर व्यक्ति करे तो उसको फिजियोथेरेपी कराने की आवश्यकता ही ना पड़े। जी। योग अलग एक जिसको कहा जाए कि भारत की सनातन परंपरा में योग का एक बहुत बड़ा योगदान है जी। और योग करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ अपने शरीर को निरोगी न रख करके वो अपने को आध्यात्मिक रूप में भी बहुत ही सुदृढ़ कर लेते हैं और उनका मन और मस्तिष्क दोनों ही बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। जी। फिजियोथेरेपी में जो समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति जो हो जाते हैं वो व्यक्ति जो है वो आकर के अपना इलाज कराते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट उनका परीक्षण करके फिर उनके आवश्यकता अनुसार जो व्यायाम की आवश्यकता होती है उसको सजेस्ट करने का कार्य करते हैं। जी। अब क्या होगा कि अगर कोई एक व्यक्ति घुटने का जिसको आर्थराइटिस की समस्या है और वो सूर्य नमस्कार करने के लिए हमसे कहेगा तो उसके अवस्था के अनुसार, उसके आर्थराइटिस के सिम्टम के अनुसार हो सकता है कि हम सूर्य नमस्कार करने के लिए मना ही कर दें। जी। तो इस नाते जो है मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो योग की किसी भी तरह की मुद्रा हो, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति हैं तो उनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट उनके परीक्षण करने के बाद में फिर वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं या ये आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल जी। और फिजियोथेरेपी के विस्तार की बात करें, इसके स्कोप की बात करें तो कहाँ तक अपने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में या अपने शरीर की जो व्याधियां हैं उसके क्षेत्र में इसका विस्तार कहाँ तक है? फिजियोथेरेपी की पहले तो शुरुआत सिर्फ हड्डी रोग से हुई थी, फिर धीरे धीरे नस रोग, न्यूरोलॉजी,
फिर ऑर्थोपेडिक्स हो गया, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स है, जीरियाट्रिक्स है, कैंसर है, और ऐसे लगभग चिकित्सा का कोई ऐसा प्रकल्प नहीं होगा जिस प्रकल्प में फिजियोथेरेपी, चाहे वो डर्मेटोलॉजी की ही बात क्यों ना जी, तो फिजियोथेरेपी हर एक फील्ड में जो है वो अपनी कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका बना चुका है। और यही एक वजह है कि धीरे 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 ये फिजियोथेरेपी एक अपना नया पहचान, नया मुकाम लेकर के आ चुका है। जी, और आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि भारत में कोई ऐसा शहर नहीं होगा, कस्बा नहीं होगा, कस्बे के लोग नहीं होंगे जो फिजियोथेरेपी के बारे में ना जानते। बस थोड़ा सा अभी भी कमी रह गई है, लेकिन थोड़े समय के बाद में मैं देख पा रहा हूँ कि निकट भविष्य में जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य, जितने भी एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हुआ करते थे, जो हेल्थ केयर प्रोफेशन, पहले पैरामेडिक का नाम दिया जाता था, और बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, तो उन लोगों का कोई काउंसिल नहीं हुआ करता था। तो मोदी जी का ध्यान इस विषय पे गया और उन्होंने एक पैरामेडिक टर्म हटा करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल का टर्म दिया, और ये माना कि ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। और मेरा ये भी मानना है कि कुछ समय के बाद में जितनी ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बनेगी, उतने समय के बाद में मेडिसिन लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, जो आमतौर मेडिकल स्टोर पे जा करके और सिर्फ दर्द की दवा या किसी भी तरह का अपना इलाज जो है के लिए दवा ही लेकर के खा लेते हैं बहुत तेजी से, आसानी से। तो इस तरह का जो दुरुपयोग है वो रुकेगा। और ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इनका स्कोप जो है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा, और उसकी वजह ये है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपिस्ट, वो अपना कार्य जो है वो भलीभांति कर रहे हैं, और उन्होंने अपना काफ़ी नाम करके रखा हुआ है, और फिजियोथेरेपी उसमें जिसको कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा अग्रणी है। मिलती नहीं है जिंदगी दोबारा तो फिर क्या हुआ, पुनर्जन्म तो विचारों में परिवर्तन से भी होता है। तो एक ऐसा संकल्प लें कि सेहतमंद जिंदगी ही हमारा परम ध्येय होना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो जीवन ही है। तो इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और दर्द से कैसे वो निजात पा सकें इस संदर्भ में एक अच्छा सुझाव उन्हें प्राप्त हुआ। तो उम्मीद है कि ऐसी जानकारियां आप तक आगे भी पहुंचती रहेंगी। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। तो अब तक के लिए आपने हमें जो देखा, जो जानकारी आप तक पहुंची, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।